जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन व्यक्तियों का उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी में प्री क्वालिफाई किए हैं। और मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग जो भी प्री क्वालिफाई किए हैं नीट से जग गए होंगे। कुछ लोग पहले से जगे हैं, लेकिन जो सुसुप्तावस्था में होंगे आज वो जग गए होंगे। और बहुत जल्द ही एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मान के चलिए कम से कम 20-25 दिन की तो आपके पास हर समय है। प्रतिदिन आप मान के चलिए कि आज के बाद से आपके पास 20 दिन का समय है, जिस दिन कोई भी नोटिफिकेशन आता है। अब हम लोग आते हैं विषय पर। हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रोसीजरल लॉ का, सन 2009 में जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, विधि प्रश्न पत्र द्वितीय का। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। तो हम विषय पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए ये कह रहा है कि क्या दांडिक विचारण के दौरान और सिविल वाद में साक्षी का साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया जा सकता है? सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ के साथ बताइए। चूँकि ये सिविल प्रक्रिया और जो क्रिमिनल प्रोसीजर है दोनों को समाहित करके क्वेश्चन बन रहा है। तो सीपीसी में यदि आप देखते हैं तो आदेश 19 का नियम 1 और 2, 3 इससे रिलेवेंट है, इस क्वेश्चन से संबंधित। और सीआरपीसी में यदि आप देखेंगे तो धारा 295, 296 से संबंधित ये क्वेश्चन का आंसर है। और सीपीसी में जो सन 2002 में अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये बात लिख के आया है कि कोई भी वाद पत्र जो भी होगा वो शपथ पत्र के साथ ही दाखिल किया जाएगा। तो एक तो ये हो गया। साक्षी के बारे में बताया गया है कि कोई साक्ष्य यदि दिया जा रहा है, एविडेंस, तो सिविल प्रक्रिया संहिता में तो विथ एफिडेविट परमिशन है। उसमें ये भी है कि न्यायालय जब चाहे तब उस व्यक्ति को जिसने अपना एफिडेविट पे साक्ष्य दिया है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी करा सकता है, मतलब उसके पर्सनल अपीयरेंस के आधार पर, क्योंकि उसने तो एफिडेविट के साथ अपना साक्ष्य दे दिया है। तो क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन वैसे ही होगा? तो जी हाँ, जिस प्रकार से एक व्यक्ति का ओरल एविडेंस होता है और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। यही बात आदेश 9 के उपनियम 1, 2, 3 में दिए गए हैं कि एक तो नियम 1 में कहा गया है कि दिया जा सकता है, लेकिन उन्हीं तथ्यों पर दिया जा सकता है जो उसके व्यक्तिगत ज्ञान के से संबंधित है, यानी कि किसी दूसरे तथ्य पर आधारित या अनुमान पर आधारित कोई एविडेंस साक्ष्य जो है वो शपथ पत्र के आधार पर नहीं दिया जा सकता। शपथ पत्र उन्हीं बातों का दिया जाएगा जो उसके व्यक्तिगत ज्ञान में जो बातें हैं। अब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन यदि करना होगा प्रतिपक्षी को तो व्यक्तिगत रूप से उसको हाजिर होना होगा और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकेगा, और वो उन्हीं बातों से संबंधित होगा जो उसने एफिडेविट में दिया है। इस प्रकार से 19 का आप हवाला दे सकते हैं। अब फिर धारा 295, 296 जो सीआरपीसी का है उसका आप उल्लेख कर सकते हैं। उसमें बताया गया है लोक सेवकों के आचरण के बारे में जो सबूत है उसके बारे में यदि दिया जाता है तो उसको भी शपथ पत्र के साथ दिया जा सकता है। या 296 में कोई शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य देना हो वो भी दे सकता है। या 315 में बताया गया है कि यदि कोई अभियुक्त है, यदि खुद को साक्षी के रूप में आना चाहता है तो वो विथ एफिडेविट वो साक्षी के रूप में अपने आप को बतौर पेश कर सकता है। तो ये बातें कही गई। एक केस इसमें दिया है संकरिया बनाम राजस्थान राज्य के मामले में कहा गया है कि उंगली छाप को लेने वाले पुलिस अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया था, तथापि उसने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था या अवधारित किया गया कि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 296 के अधीन ग्राह्य है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन प्रश्न पूछने या पेश करने के लिए आदेश देने हेतु न्यायाधीश की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा सीधे 165 पर आधारित क्वेश्चन है, और पूरा बेयर एक्ट ही आपको लिख देना है। मतलब जो बेयर एक्ट में जो बातें कही गई हैं धारा 165 में वही आपको लिख देना है। जैसे उसमें ये कहा गया है कि न्यायाधीश को असीमित पावर दिया गया है, और इसलिए दिया गया है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए, कि न्याय करने के लिए या कोई साक्ष्य सबूत को अभिप्राप्त करने के लिए
न्यायालय को विवेकी पावर है कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी साक्ष्य के बारे में वो पूछ सकता है या कोई दस्तावेज है उसको उससे मांग सकता है कि आप प्रस्तुत करें, और जो क्वेश्चन पूछने का होगा उसका विस्तार वो मतलब रिलेवेंट भी हो सकता है, इरेलेवेंट भी हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके लिए कोई परिसीमा नहीं है। हाँ, उसमें एक बात ज़रूर कहा गया है कि जो जजमेंट होगा वो उन्हीं बातों पर आधारित होगा जो कि रिलेवेंट हो और साबित किए गए हों। दूसरी बात ये कह रहा है कि एक और रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि वो ऐसी बातों को नहीं पूछ सकते हैं जो धारा 148 और 149 में एक व्यक्ति को बार किया गया है पूछने से। तो न्यायालय को भी यहाँ हाथ बांधा गया है कि उन सब बारे में जैसे कलंकात्मक शब्द है या क्षोभकारी प्रकृति का है उस तरीके का क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है कि यदि कोई प्रिविलेज है 121 से लेकर 131 में, तो वो जहाँ प्रिविलेज है उन सब तथ्यों को भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि जिसका प्रिविलेज है तो यानी कि वो बाध्य नहीं है देने के लिए। तो इन सब बातों को देखते हुए ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अब इसके बाद से क्वेश्चन आता है आपका 2A, निश्चायक और खंडनीय उपधारणा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये सीधे सीधे धारा 4 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसमें बताया गया है कि उपधारणाएँ क्या हैं, और उसमें बताया गया है कि एक उपधारणा कर सकेगा, एक उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, इसमें 3 बातों को कहा गया है। तो जो निश्चायक है उसमें ये बात कहा गया है कि जब एक बार कोई तथ्य किसी तथ्य पे साबित हो जाता है तो उस साबित हुए तथ्य के बारे में फिर पुनः कोई ऐसा साक्ष्य नहीं लिया जाएगा जो कि ये उसको भी खंडित करे। मतलब एक तथ्य के साबित होने पर यदि कोई दूसरा तथ्य अपने आप साबित हो जाता है तो जो अपने आप साबित हुआ तथ्य फिर उसके बारे में किसी प्रकार का खंडन नहीं प्राप्त किया जाएगा, यही निश्चायक सबूत है। अब इसका वर्णन हम लोग को देखने को मिलता है धारा 112, 113 और धारा 41 में, लेकिन जो धारा 112 है वो भी ऐसा नहीं कि खंडनीय नहीं है। निश्चायक सबूत का मतलब ये नहीं होता है कि वो अखंडनीय है, कोई भी चीज़ ऐसा है ही नहीं कि यूनिवर्सल हो। न्यायालय में हर एक फैक्ट को आप खंडन कर सकते हैं बशर्ते कि उसके लिए प्रोविज़न हो। तो जो धारा 112 है उसमें खुद ही अपवाद दिया है कि यदि इस बात को आप साबित कर देते हैं कि जब गर्भाधान हुआ था तो उस समय दोनों की पारस्परिक पहुंच नहीं थी, तो यदि ये इस बात को साबित कर देते हैं तो निश्चायक सबूत भी नहीं होगा, ये खंडनीय हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि क्या खंडनीय होता है, क्या खंडनीय होता है। किसी निश्चायक सबूत एक प्रकार से विधि की उपधारणा की जाती है और विधि की उपधारणाएँ अमूमन खंडनीय नहीं होती हैं, लेकिन उसको प्रोसीजर के तहत भी खंडन किया जा सकता है। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2B है, ए का विचारण सी की हत्या के लिए किया जा रहा है, यह दर्शाने के लिए साक्ष्य है कि सी की हत्या ए के द्वारा की गई थी। विचारण के दौरान बी ने यह साक्ष्य दिया कि वह ए के साथ सी की हत्या किया था। क्या बी के कथन को ए के विरुद्ध न्यायालय द्वारा विचारण में लिया जा सकता है? देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 पर आधारित ये क्वेश्चन है, और 30 को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक बात कही गई है कि जब 2 अभियुक्तों का एक साथ विचारण हो रहा है तो एक अभियुक्त द्वारा अपना कोई कन्फेस किया जा रहा है और वो दूसरे को इस समाहित करते हुए कर रहा है, माने वो जो भी कन्फेशन कर रहा है उसमें दूसरा जो अभियुक्त है उसको भी वो सम्मिलित कर ले रहा है उस कन्फेशन में कि मैं और वो दोनों लोग मिल करके ऐसा अपराध किए थे। तो न्यायालय के लिए विवेकाधीन है कि वो उसके जो कन्फेशन वाला स्टेटमेंट है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है, वो दूसरे के भी विरुद्ध विचार में ले सकता है। ये कोई सेल का प्रयोग नहीं है, यहाँ मे का प्रयोग है, विचार में ले सकता है, यानी कि विवेकीय है, लेगा नहीं, वो जरूरी नहीं कि लेगा ही। लेकिन जिसका विचारण एक साथ नहीं हो रहा है उसको फिर उसके स्टेटमेंट को कभी भी नहीं लिया जाएगा, ये तो उस धारा में भी बात नहीं कहा गया है। उसमें चाहे आप भुवनी साहू का मामला ले लें, चाहे कश्मीरा सिंह का मामला ले लें, ये दोनों केसों को चाहे तो आप वर्णन करके आप दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप पूर्ण कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 3A, ये कह रहा है कि सत्र न्यायालय का मामला सुपुर्द करने के लिए अपेक्षाएं क्या हैं। तो इसमें देखिए, सत्र न्यायालय को जो मामला सुपुर्द किया जाता है उसमें 2 तरह की अपेक्षाएं हैं। एक धारा 209 में बात कही गई है, जो प्रीवियस ट्रायल होता है, मतलब जो ट्रायल चालू होने के पहले ही मामला अगर जो एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है तो मजिस्ट्रेट संज्ञान करने के पश्चात उसको मामले को कमिटल कर देता है, यानी कि सुपुर्द कर देता है सेशन कोर्ट को। दूसरा धारा 323 में दिया गया है CRPC में ही कि यदि दौरान विचारण यदि मामला लगता है कि वो एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है तो वहाँ भी कमिटल कर दिया जाता है सेशन कोर्ट को।
और उसका वही प्रभाव होगा जो धारा 209 में होगा। 209 में जो कहा गया, ये कहा गया है कि इस धारा 207 और 208 का कंप्लायंस होना चाहिए, उसके बाद ही कमिटल होगा। अब 207 में क्या कहा गया कि अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि दिया जाएगा, तो उसमें जो कुछ भी है वो प्रतिलिपि दिया जाएगा। और 208 में ये कहा गया है कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त के कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ देना। तो ये दोनों को जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाता है, उसके बाद 209 की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन का आंसर आप पूर्ण कर सकते हैं। अब पुनः हम आते हैं, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3B, अभियोजन कौन वापस ले सकता है, इसे वापस लेने के लिए सुसंगत बातें क्या हैं, सुसंगत धाराओं और निर्णयन विधियों का संदर्भ देते हुए उत्तर दीजिए। तो ये धारा सीधे सीधे दंड प्रक्रिया की धारा 321 है, उस पर आधारित है और उसी को रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया है। तो ये पूरा जो धारा 321 है उसका आप वर्णन कर देंगे कि उसमें चाहे सहायक सेशन न्यायाधीश हो, चाहे लोक सेवक हो या लोक अभियोजक हो या सहायक लोक अभियोजक हो, वो न्यायालय के विथ परमिशन से मामले को वापस ले सकता है। अब उसमें भी दो तरह की बातें कही गई कि केंद्रीय सरकार द्वारा अगर जो कोई मामला है या केंद्रीय विधि है तो उसमें केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी है, तो उसमें केंद्र सरकार की अनुमति लेते हुए उसको, या केंद्र सरकार चाहे तो उसको लोक अभियोजक को निर्देशित कर सकता है कि मामले को वापस ले लें, या राज्य सरकार है, कोई राज्य सरकार का मामला है तो लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक को मामले को वापस लेने का बात कर सकता है। और उसमें क्या उसका परिणाम होगा ये भी बता रहा है कि यदि कोई चार्जशीट फ्रेम होने के पहले लिया गया है तो उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा, चार्जशीट फ्रेम होने के बाद अगर जो वापस लिया जा रहा है तो दोष मुक्त कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें चाहें तो आप केस ला दे सकते हैं कि शिवनंदन पासवान बना बिहार राज्य का, ये कह रहा है कि धारा 321 के अधीन आदेश करने की 3 अपेक्षाओं का अनुचिंतन किया गया है, अर्थात अभियोजन वापस लेने का आवेदन उस लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक द्वारा फाइल किया जाना चाहिए जो उसे वापस लेने के लिए आवेदन करने को सक्षम हो। दूसरा, वह अभियोजन के मामले का भारसाधक हो। तीसरा कह रहा है कि आवेदन करने की स्वीकृति उस न्यायालय द्वारा ली गई हो जिसके समक्ष वह मामला लंबित हो। इस तरीके से आप दे सकते हैं। एक केस और है, राजेंद्र कुमार जैन बनाम राज्य का है। इसमें कहा गया है कि किसी अभियोजन को वापस लेने के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। अनुमति के संबंध में कोई नियम नहीं है, लेकिन अनुमति देने से पूर्व न्यायालय को यह देख लेना चाहिए कि कार्यपालिका द्वारा इस धारा के बंधों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। ऐसी दशा में आपराधिक न्याय प्रशासन की रक्षा करना भी न्यायालय का कर्तव्य है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोक अभियोजक द्वारा या सहायक लोक अभियोजक द्वारा मामले को वापस लेने का आवेदन दिया गया है तो न्यायालय तुरंत आंख मूंद करके उसको एक्सेप्ट कर लेगा। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि कहीं न्याय को विफल करने के उद्देश्य से तो नहीं लिया जा रहा है, या कोई ऐसा तो नहीं कि कार्यपालिका का दुरुपयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो उस चीज़ को देखते हुए ही वो वापस करने के लिए सहमति देगा, नहीं तो अन्यथा नहीं देगा। अब क्वेश्चन नंबर 4A है, 4A, ये कह रहा है कि किन परिस्थितियों के अधीन अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य अभिलिखित किया जा सकता है। तो देखिए, एक सामान्य नियम है धारा 273 में कि जब भी कोई साक्ष्य अभिलिखित किया जाएगा तो अभियुक्त की उपस्थिति में ही किया जाएगा। अब उसके जो अपवाद हैं वो धारा 299 में बताए गए हैं और धारा 317 में भी देखने को मिलता है कि एक अभियुक्त के अनुपस्थिति में कब साक्ष्य जो है लिया जा सकता है। तो धारा 299 जो बात कहता है उसका भी आप वर्णन कर देंगे और धारा 317 जो कहता है उसका भी आप वर्णन कर देंगे। चूँकि हम यहाँ इसलिए डिटेल में नहीं बता रहे हैं, आप लोग बेयर एक्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सेक्शन जो है हम वर्णन करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4B है, दंड प्रक्रिया संहिता एक व्यक्ति को अपने पत्नी, बच्चों और माता पिता का भरण पोषण करने के कर्तव्य को प्रभावी बनाती है। यह कर्तव्य कब उद्भूत होता है और यह कैसे अधिरूपित किया जाता है। तलाकशुदा मुस्लिम महिला के मामले में उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों का भी वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो गया है और मतलब शार्ट में है, लेकिन आंसर इसका बहुत ही लंबा है। आप समझिए कि धारा 125 से लेकर के धारा 128 तक का वर्णन आपको करना होगा। बेयर प्रोविज़न तो आपको देना ही देना होगा। इसमें केस लॉ भी पूछ रहा है, तो केस लॉ के मामले में आप चाहें तो डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ का मामला है, शबाना बानो बनाम इमरान खान है, शहबानो बेगम बनाम अहमद खान का मामला जो है उसको आप चाहें तो दे सकते हैं और 3 केस दे करके, या मोहम्मद अहमद खान बनाम शहबानो बेगम का जो मामला था लीडिंग केस 1985 का,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप वर्णन करके इस क्वेश्चन को पूर्ण कर सकते हैं। चूँकि आज कुछ समय अभाव के कारण मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो कम से कम आधे घंटे का तो वीडियो मेरा इस पर रहता ही है, और मैं यहाँ पे इस वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं पूरा जो है आधे घंटे का लेक्चर लेकर के आऊँगा और बढ़िया से इस पर चर्चा भी करेंगे। मैंने जिन जिन सेक्शनों का वर्णन किया है क्वेश्चन में, उन सेक्शनों को आप लोग डायरेक्ट से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, केस लॉ भी देख लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।